हमने मुशर्रफ को भी झेला है और बाकियों को भी झेला है। ये चीज़ें होती रहती है। जो आपने फैजुल हसन साहब का कहा है, मैं ना जानता हूँ ना मेरी कभी मुलाकात है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के साथ उनसे करेंगे हम कुछ सवाल, पूछेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं। आइए चलते हैं उनके पास। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप नेशनल असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं। आज जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं, आप माशाल्लाह उनकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, मगर वो देखा गया है जब उनका टाइम था तब वो आप लोगों की इज़्ज़त नहीं किया करते थे। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। और हमने तो जो सीखा है वही इंशाल्लाह करना है और वही करते रहेंगे और हर एक की इज़्ज़त करेंगे जो कि पहले भी करते रहें इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसके अलावा आजकल जो आज़मा बुखारी साहब के बारे में शोशा उठ रहा है कि उन्होंने अपनी शायद अलहदा हो गई हैं, क्योंकि अभी थोड़ी दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने अलहदा पार्टिसिपेट किया है और बाकी टीम ने अलहदा पार्टिसिपेट किया है। क्या मुस्लिम लीग नून में दो ग्रुप बन गए हैं, मरीम नवाज़ और मियाँ साहब का? नहीं नहीं, कोई ग्रुप नहीं। एक ही ग्रुप है, वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाला ग्रुप है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने डिफरेंट इशू पे किया, इन लोगों ने कल जो की डिफरेंट इशू पे किया, मैंने देखी तो नहीं, मगर डिफरेंट इशूज़ पे हो रहे हैं। सर फैज़ुल हसन साहब ने एक कॉल भी की थी उनको, आज़मा बुखारी साहब को, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए कि अकेला उन्होंने क्यों इंटरव्यू दिया। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं नहीं उन्हें जानता, मेरी ना कभी मुलाकात हुई है। जो आपने फैजुल हसन साहब का कहा है, मैं ना जानता हूँ ना मेरी कभी मुलाकात है। अच्छा सर, मियाँ साहब जिस अदालत में यहाँ से गए हैं वो हम सब जानते हैं, और हमारे पंजाब की जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिपोर्ट थी कि वो वाकई ही अलील हैं। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था और उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि डॉक्टर्स की गलत रिपोर्ट थी और अब वो वहाँ पे हैं और वहाँ पे ठीक हैं। इतनी किसमें कितनी सदाकत है? उसमें यास्मीन राशिद साहिबा की भी रिपोर्ट है आपके पास। उसमें जो शौकत खानम के एडमिनिस्ट्रेटर थे डॉक्टर फैसल साहब, उनकी भी है रिपोर्ट। लिखी हुई रिपोर्टें, टीवी इंटरव्यूज़ हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो जो सच्चाई है वो इस तरह कहने से चेंज नहीं हो जाती। तो वो हकीकत वही है कि वो अलील थे और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। सर मरीम नवाज साहब कह रही हैं कि उनको यहाँ पे अभी भी ख़तरा है, तो क्या लगता है आपको कब तक वो वापस आएंगे और कब तक ये ख़तरा ख़त्म हो जाएगा? जिस वक्त ख़तरा ख़त्म होगा मियाँ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे। एक उनकी माइनर सर्जरी रहती, माइनर नहीं मेजर सर्जरी है, वो जैसे ही होगी तो इंशाल्लाह वो निकल आएंगे। सर आखिर में एक बात करूंगा कि पर्ची पर्ची का इस वक्त लग रहा है नारे, और कंट्रोल बोर्ड के आपको पता है इलेक्शंस भी हो रहे होंगे अब। पर्चियाँ लग रही हैं, पैसे चल रहे हैं, कंट्रोल बोर्ड के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? इस वक्त अखाड़ पछाड़ पीटीआई के जलसे हो रहे हैं जबकि नून लीग के जलसे नहीं हो रहे। ये किसने कहा कि नून लीग के जलसे नहीं हो रहे आपको? सर नून लीग की जो जलसे हैं उनमें पुलिस आ रही है, शिकायतें आई हैं काफ़ी कंट्रोल बोर्ड से। आती रहती हैं ऐसे। हमने मुशर्रफ को भी झेला है और बाकियों को भी झेला है। ये चीज़ें होती रहती हैं, हमें मुकाबला करना आता है। सर कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन के हवाले से आप क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मगर जो हमारे लोग कर रहे हैं उनसे आप पूछें, कैंडिडेट से पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। सर इस वक्त कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन चल रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे उस पर आप? कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन चल रहे हैं और हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा है, और हमें आवाम की मुश्किलात का घर बैठे आइडिया तो था है ही, क्योंकि हर तरफ महंगाई महंगाई है, बेरोज़गारी है। लेकिन 25-30 दिन की कैंपेन में जब हम इलाके में गए, गलियों में गए, नगर नगर गए, तो आप यकीन माने आवाम पिस गई हुई है। आवाम ख़ुदकुशी करने पे मजबूर है कि इन्होंने महंगाई तो कर दी लेकिन वसाइल नहीं बढ़ाए, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बहुत बहुत जो है इनसे बेजार है। और इंशाअल्लाह ताला वो अपना एग्रेशन जो है वो 12 तारीख को शेर पे मोड़ लगा के इंशाल्लाह निकालेंगे। सर इस वक्त एक अफवाह उठ रही है कि पैसे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कंट्रोल बोर्ड के इलेक्शन में, जो कि पीटीआई की तरफ से भी चल रहे हैं और नून लीग की तरफ से भी चल रहे हैं। कंपेन्स में लोगों को ख़रीदा जा रहा है, इसमें कितनी को सदाकत है? नहीं, मेरा ख्याल है कि 15 से 16 लाख लोग हैं और इतने बेज़मीरे लोग नहीं हैं। पाकिस्तानी खुद गर्ज हैं तो ये महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। अपना ये इतने खुद गर्ज लोग नहीं हैं, ये बाइज़्ज़त लोग हैं। हमें सबको ऐसे नहीं एक ही कैटेगरी में खड़ा नहीं करना चाहिए। और अगर ये बिकने वाले होते, लूट मार करने वाले होते तो उनके पास बहुत से रास्ते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि कंटोनमेंट की बोर्ड की आवाम और पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल ऐसी नहीं है। जैसे कंटोमा बोर्ड में इस बार देखा गया कि बहुत ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं जो कि हर पार्टी से नाराज़ भी हैं, उसकी क्या वजह है? नहीं, वो पार्टी से नाराज़ नहीं है। डेफ़िनेटली पार्टीज़ के अपने अपने नज़रिए हैं और वो हर बंदा जो है आवाम के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहा है। तो आवाम इतनी परेशान है कि उनकी कोशिश है कि शायद हम आगे आ जाए और आवाम का कोई जो है बेहतर हल हो सके। अदरवाइज़ क्योंकि पार्टीज़ आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त यहाँ पे दो ही पार्टीज़ मेन इलेक्शंस लड़ रही हैं, पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।
तो जो आज़ाद लोग इस शक्ल में लड़ रहे हैं कि वो भी आवाम की परेशानियों को देख कर जो है ना बहुत परेशान है, क्योंकि उन्हें अवामी मसाइल का पता है। एक और बात की जा रही है कि 10 साल से कंटोनमेंट बोर्ड में नून लीग की हुकूमत है, इन लोगों ने मसाइल को जो हल कर नहीं किए, अब वो कैसे कर लेंगे, ये बात चली, इस पर आप क्या कहेंगे? आप 10 साल की जो है वो हुकूमत की कारकर्दगी निकाल कर देख लें कि वहाँ कंटोनमेंट बोर्ड में जितना यहाँ पे काम हुआ है। मिसाल के तौर पे कंटोनमेंट बोर्ड में एक रेलवे लाइन बनी है जो पूरे पाकिस्तान में नहीं बनी। यहाँ रोज़मर्रा अपने बेटे बच्चे खोते थे, सानिया होते थे। यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम देख लें, यहाँ गलियों का निज़ाम देख लें, और यहाँ पे सुई गैस का निज़ाम देख लें। यहाँ पे सब बहुत तरक्याती काम हुए हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये नाहिल गवर्नमेंट लास्ट 3 ईयर्स के अंदर कोई फंड नहीं दे सकी और उनको मेंटेन नहीं कर सकी। किसी जमात को कालादम करार दिया जाए तो उसके बाद वो क्या इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है? यहाँ पर अगर कानून की हुक्मरानी होती तो यहाँ पे बुनियादी हकूक़ हर पाकिस्तानी को हासिल होते। बेसिकली यहाँ पे जो है कानून की हुक्मरानी का ही तो प्रॉब्लम है कि अगर कानून अपना रास्ता खुद बनाए और अपने लोगों के मसाइल हल करे तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि इतनी गुर्बत, इतनी बेरोज़गारी, इतनी महंगाई और इतनी लाकानूनियत ना हो। सर, एक मजहबी जमात को कालादम करार दिया गया है, उनको हर चीज़ पे बैन है, मगर वो पार्टिसिपेट भी कर रही है और उस पर कंपेन भी कर रहे हैं खुलम खुला। सर, ये क्या चीज़ है? बस मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर कानून अपना रास्ता पॉजिटिवली अपना बनाएगा तो बेहतर पाकिस्तान के हालात होंगे, और कानून अगर वक्त की नज़ाकत के मुताबिक किसी एक ग्रोह को मैनेज करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली फिर इस तरह के मसले मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्या कोई सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात को कालादम करार दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती। वो तो इलेक्शन कमीशन आपका एक इदारा है, वो इलेक्शन कमीशन के इदारे को पता है कि अल्लाह भला करे जो भी करना है, तो वो एक खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने तजाज़ा उठा दिया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं वो पैसा इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि आज़म स्वाति साहब ने आज कहा। इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो धोखा है, आवाम के साथ धोखा है। हमारे साथ मौजूद थे MP SN शराफत साहब, आपने उनकी बात सुनी। के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी TV देखते रहिए।